सोचिए, मार्च 2019 की बात है। एक खबर आई जिसने दुनिया भर की सरकारों में कह सकते हैं हलचल मचा दी। लेकिन क्या ये सिर्फ दो देशों के बीच का कोई मामला था? सोर्स आर्टिकल के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि रूस, वेनेजुएला और हजारों साल पुरानी एक चेतावनी के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। तो ये कहानी शुरू होती है मार्च 2019 में वेनेजुएला की राजधानी कराकस से। लेकिन उस वक्त ये शहर उम्मीद से नहीं बल्कि एक बहुत गहरे संकट से जूझ रहा था। समझिए कि देश एक ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा था, कभी भी फट सकता था। उस वक्त सत्ता की कुर्सी पर थे राष्ट्रपति निकोलस मदुरो, लेकिन उनके शासन को चुनौती देने के लिए खड़े हो गए विपक्षी नेता जुआन ग्वाइडो, जिन्होंने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। मतलब हालात ये थे कि एक देश दो राष्ट्रपति। ये एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति थी। और इस पूरी राजनीतिक खींचतान के बीच पिस कौन रहा था? आम लोग। देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा चरमरा गई थी कि 30 लाख से ज्यादा लोग, मतलब देश की आबादी का लगभग 10%, अपना सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। ये इतिहास के सबसे बड़े पलायनों में से एक था। और फिर ठीक इसी माहौल में जब तनाव बिल्कुल चरम पर था, 23 मार्च को आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। रूस से दो विशाल सैन्य विमान काराकास के रनवे पर उतरे, और ये कोई दोस्ती का पैगाम लेकर नहीं आए थे। तो इन विमानों के अंदर क्या था? देखिए, ये कोई आम कार्गो प्लेन नहीं थे। इनमें थे लगभग 100 रूसी सैनिक, 38 टन से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार, और सबसे बड़ी बात, ये कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं बल्कि रूस की जमीनी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ खुद थे। ये रूस की तरफ से माधुरो को एक खुला सैन्य समर्थन था, एक ऐसा संदेश जिससे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। तो रूस के इस एक कदम ने इस पूरे रीजनल क्राइसिस को एक ग्लोबल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया, और इसे देखा गया अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती के तौर पर। तो अब वेनेजुएला का जो संकट था वो सिर्फ वेनेजुएला तक ही सीमित नहीं रहा। पूरी दुनिया साफ साफ दो खेमों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी थे जो ग्वाइडो का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ रूस और चीन जैसी महाशक्तियां मादुरो के पीछे खड़ी थीं। रूस के इस कदम ने मादुरो की लड़खड़ाती सत्ता को एक मजबूत सहारा दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रूस ने इतना बड़ा खतरा उठाया क्यों? सोर्स आर्टिकल के मुताबिक इसका असली मकसद मादुरो को बचाना उतना नहीं था जितना अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती देना था। मतलब ये एक सोची समझी चाल थी, अमेरिका को उसी के इलाके में जाकर घेरने की। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या हुआ? रूस की मौजूदगी ने अमेरिका के लिए किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को लगभग नामुमकिन बना दिया। अब अगर अमेरिका कोई एक्शन लेता तो वो सिर्फ वेनेजुएला पर हमला नहीं होता, वो रूस के साथ सीधा टकराव बन जाता। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक प्रॉक्सी वॉर में बदल सकता था। इस एक चाल ने, आप कह सकते हैं, अमेरिका के सारे विकल्प खत्म कर दिए। अब तक जो भी हमने बात की वो सब जियोपॉलिटिक्स थी, यानी भू राजनीति। लेकिन अब यहां से ये सोर्स आर्टिकल एक ऐसा मोड़ लेता है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। ये विश्लेषण हमें राजनीति के गलियारों से निकालकर इतिहास और भविष्यवाणी के एक बिल्कुल अलग दायरे में ले जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ दो सुपर पावर्स के बीच की रस्साकशी थी, या इसके पीछे कोई और गहरा मतलब छिपा है? ये सोर्स आर्टिकल एक ऐसा नजरिया सामने रखता है जो सोचने पर मजबूर कर देगा। ये लाइन सीधे सोर्स आर्टिकल से है और ये कहती है कि वेनेजुएला में जो हो रहा है वो असल में भविष्य में अमेरिका पर होने वाली एक बड़ी घेराबंदी की तैयारी है। तो ये घेराबंदी आखिर है क्या? ये चलिए अब जरा इस घेराबंदी वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे आर्टिकल एक भविष्यवाणी के फ्रेमवर्क में समझाता है। तो ये आर्टिकल हमें ले जाता है बाइबल की एक बहुत पुरानी किताब यशाया के अध्याय 23 की तरफ। इसमें एक भविष्यवाणी है राष्ट्रों के बाजार की। सोर्स की व्याख्या के अनुसार ये आज के जमाने में बनने वाले एक ऐसे ग्लोबल व्यापारिक और सैन्य गठबंधन की बात करता है जिसका एकमात्र मकसद अमेरिका को चुनौती देना होगा। तो इस भविष्यवाणी वाले गठबंधन के मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? सोर्स आर्टिकल इन पुराने नामों की पहचान आज के देशों से करता है। कित्तिम यानी आज का चीन, सोर यानी यूरोप का कमर्शियल सेंटर, और तूबल और मेशेक यानी आज का रूस। अब ये एक काफी चौंकाने वाली व्याख्या है ना? अच्छा, तो इस गठबंधन का मकसद क्या होगा? आर्टिकल के मुताबिक ये देश एक साथ मिलकर एक अस्थायी गठबंधन बनाएंगे जिसका लक्ष्य होगा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे, जिन्हें एंग्लो सैक्सन राष्ट्र कहा जाता है, उनकी घेराबंदी करना।
और इस पूरी घेराबंदी की रणनीति में एक बहुत ही अहम रोल है समुद्री द्वारों का। ये पनामा नहर जैसे अहम समुद्री रास्ते हैं जो किसी भी देश के व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होते हैं। और अब आता है इस पूरी थ्योरी का सबसे कह सकते हैं अहम हिस्सा। आर्टिकल का दावा है कि ये जो रणनीतिक समुद्री रास्ते हैं जिन पर सदियों से अमेरिका और ब्रिटेन का कंट्रोल रहा है, वो उनके हाथ से निकल जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके दुश्मन इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल उन्हें घेरने के लिए करेंगे। तो आखिर में ये आर्टिकल इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करके एक फाइनल वार्निंग देता है, जो इसकी पूरी दलील का निचोड़ है। ये पूरी घेराबंदी की जो थ्योरी है वो बाइबल की एक और किताब व्यवस्था विवरण के इस हिस्से पर आधारित है। सोर्स आर्टिकल का तार्क ये है कि ये हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी सीधे सीधे उस स्थिति के बारे में बता रही है जिसका सामना अमेरिका को भविष्य में करना पड़ सकता है। लेकिन इतनी गंभीर भविष्यवाणी के बाद भी सोर्स आर्टिकल एक उम्मीद की बात भी करता है। इसका तर्क है कि ये घेराबंदी और संघर्ष एक तरह से ईश्वर की तरफ से एक सुधार की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद दुनिया में शांति और खुशहाली का एक ऐसा नया दौर शुरू होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज की जो राजनीतिक घटनाएं हैं वो सिर्फ उतनी ही हैं जितनी हमें सतह पर दिखती हैं, या फिर जब हम इन्हें पुरानी भविष्यवाणियों के नज़रिए से देखते हैं तो हमें कोई ऐसी सच्चाई दिखाई देती है जिसे हम अब तक अनदेखा कर रहे थे? जवाब चाहे जो भी हो, ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है।